अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोकर। आप देख रहे हैं PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन प्ले फील्ड के तहत। और आज का पैनल आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत लंबे अरसे के बाद हम बड़ी डिफरेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल के मैच पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ओवरऑल PSL पर भी करेंगे, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया पे, यंगस्टर्स पे हम कर ही रहे हैं, इन सब चीज़ों पर करेंगे। लेकिन चूंकि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़े का और बहुत शानदार मैच था, हुआ ये है कि बाबर आजम कल का मैच, जिसको बड़ा मैच फिनिश नहीं करता, बड़े मैच में ये नहीं कर रहा, मुसलसल बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक बार फिर 588 रन्स करके वो बैठ गए हैं। फ़खर जमान ने इससे पहले 588 किए थे, लेकिन 13 इनिंग्स में बाबर आजम ने 10 इनिंग में किए। स्ट्राइक रेट वगैरह सब पीछे रह गया, हिटिंग ये वो 360 सब करके दिखा दिया। बहुत सारे लोग जो काफ़ी तनकीद करते थे, ऑब्वियस है कि जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, अपने बल्ले से खामोश करवाते हैं, तो जो सेंसिबल आप पे तनकीद करने वाले या सेंसिबल क्रिटिक होते हैं वो इस पर बात ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, आपने इम्प्रूव किया। इम्प्रोवाइजेशन के अमल के लिए सबको वेलकम करना चाहिए। और बाबर की फॉर्म हम सब के लिए इसलिए ज़रूरी है, बाबर एक ऐसे एरा में दाखिल हो चुके हैं जहां पर अब उन्हें 7 से 8 साल वो क्रिकेट खेलनी है जिसमें उन्होंने हर फॉर्मेट में मिनिमम मैं कह लूँ 8,000 रन अब हर फॉर्मेट में अलग से करने ही है, ताकि बाबर आजम जब अपनी रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे तो हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो 30-40 हज़ार रन कर चुका, ओवरऑल इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, और कई सेंचुरीज कर चुका। हमारे पास इस तरह के खिलाड़ी आए ही नहीं आज तक। पैचेस में हमने जावेद मियांदाद को देखा, उससे पहले हमने एशियन ब्रेडमैन को देखा, उसके बाद हमने इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ को, बट पैचेस में। लेकिन यूनुस खान एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया और उसने 10,000 रन किए। तो हम ज़रा PSL को, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। हसनैन लियाकत साहब ने बहुत ही लंबे अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया है। स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे भाई भी हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। नूरिश खान स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, बड़ी शानदार यंग जर्नलिस्ट भी हैं स्पोर्ट्स की, और हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। सबसे पहले हसनैन लियाकत साहब, फिर बाबर आजम से बात आज शुरू बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बड़े अरसे बाद हाथ आए हैं मेरे। हाँ जी, अब बताएं ज़रा कैसा खेला बाबर आजम। सर मैं एक चिले पे था अरसलान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं एक चिले पे था और उस चिले में ना मैंने अपना वो क्या कहते होते बाबर आजम के हवाले से शायद नज़रिया बदल लिया। वाह। उसकी वजह बाबर आजम नहीं है, उसकी वजह यह है कि उनकी सराउंडिंग्स में खेलने वाले वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हम बाबर आजम पे तनकीद करते थे। हम बाबर आजम पे तनकीद इस वजह से करते थे कि हमें लगा कि साइम अयूब शायद 180 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा और वो पाकिस्तान का अभिषेक शर्मा बन सकता है। हमें ये लगा कि शायद फ़खर जमान या फिर उनके साथ साथ साहिबजादा फरहान वो कर सकेंगे जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा कि 12 करोड़ रुपया एक शख्स ले रहा है, उसका नाम साइम अयूब है, और वो 12.5 टू बी प्रिसाइज्ड। और वो एक इंटरव्यू में कह रहा है कि देखिए ये मेरा अकेले का काम नहीं है मैच जितवाना, ये 11 के 11 का काम है। तो भाई आप फिर अगर 11 के 11 का काम है तो आप अपना 12.5 करोड़ रुपया 11 के 11 पे तकसीम करें, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फिर सबसे ज़्यादा आपने देनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे आप ले रहे हैं। स्टीव स्मिथ के बाद सबसे महंगे प्लेयर आप हैं। देखिए जहाँ तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम ने रन्स किए प्रिसाइसली, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाबर आजम इससे पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग में रन्स करते थे। लास्ट 2 सीजन में बाबर आजम ने रन्स नहीं किए तो बाबर आजम की टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, एक दफ़ा कराची किंग्स और एक दफ़ा पेशावर जलमी। अब बाबर आजम यहाँ पे अगर परफॉर्म कर चुके हैं तो मेरा सबसे बड़ा सवाल बाबर आजम के लिए होगा, ये मैं देखूंगा कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस को इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट करते हैं या नहीं करते। एज फार एज हमारी बॉलिंग जहाँ तक उसका कंसर्न है, शाहीन शाह अफरीदी यहाँ की परफॉर्मेंसेस को वहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करते। अब तो उनको यहाँ पे भी मार पड़ना स्टार्ट हो चुकी। हारिस रऊफ यहाँ पे विकेट्स लेते थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके मार खाते थे, लेकिन बाबर आजम से अब ये तवक्कुआत की जा रही है कि एक दफ़ा अगर उनकी फॉर्म वापस आ गई है तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। हाँ, अगर आपका साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप अगर साहिबजादा फरहान को और बाबर आजम को खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दफ़ा फिर नाकाम होगा, क्योंकि एक तरफ से जब साहिबजादा फरहान भी, अरसलान साहब आपको पता है कि टुक टुक करते हैं ना, तो वो टुक टुक करे ही चले जाते हैं। सो बाबर आजम के साथ हमें ऐसा एक्सप्लोसिव प्लेयर चाहिए जो कि कुशाल मेंडिस की तरह बाबर आजम को चलाए। अगर एक एंड से आप टुक टुक करेंगे एग्जैक्टली तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फंसेंगे और उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो ज़्यादा इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम ने जो रन्स किए हैं वो इस वजह से किए हैं कि जो उनकी क्लास थी वो उस क्लास को छोड़ के हिटर की क्लास में जाना चाहते थे। हालांकि वो टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं, क्लासी प्लेयर हैं, वो अपनी क्लास को छोड़ रहे थे और हिटिंग जोन में जा रहे थे।
जब बॉल को मसल करते थे तो वो उस तरह से मिडल नहीं हो पा रहा था। इस पीएसएल में हमने देखा है कि बॉल उनका मिडल भी हो रहा था और वो हमें पुराने बाबर आजम लगे। और मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बैक टू द बेसिक्स, इसका क्रेडिट मिसबाह हक को भी जाता है, उनकी मैनेजमेंट को भी जाता है कि जिन्होंने बाबर आजम को बैक टू द बेसिक्स भेजा और अब उस बाबर आजम के बल्ले से 588 रन आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कल तकरीबन 37 गेंदों पे उन्होंने 50 रन बनाए और उसके बाद अगली कोई 19 गेंदों पे उन्होंने 50 रन बनाए। सो एक्सेलरेशन भी वहां पे थी, एग्रेशन भी वहां पे था, शॉट सिलेक्शन भी वहां पे थी, और जो वो स्पिनर्स के खिलाफ फंसते थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स, वो सब हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, हमने सारे बॉल बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा आपने असल में देखें टेक्निकल बात है। देखिए अरसलान साहब, जो बात आपने की ना, एक बात को खत्म करूं, मेरा बाबर आजम को कोई जायदाद का मसला तो है नहीं ना, मेरे घर में वो रहते हैं ना, मैं उनके घर में रहता हूं ना, मैं वो चाचे के बेटे हैं ना, वो मेरे ताए के बेटे हैं। जायदाद का मसला नहीं था, मसला परफॉर्मेंस का था। जब आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे हम आप पे तनकीद कर रहे थे, अब आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेलें तो इस परफॉर्मेंस को आप ट्रांसलेट करें, नहीं करेंगे तो फिर हम तनकीद करेंगे। मैं इस पे बड़ी डिटेल बात करूंगा कि हमें ना एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। हर प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, विराट कोहली के सराउंडिंग्स में जब लोग खेलते थे तो रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी खेलते थे, बाकी खिलाड़ी जब ऊपर नीचे खेलते, बड़े फास्ट खेलने वाले, धवन बहुत तेज खेलते, तो रोहित शर्मा को, विराट कोहली को एक सपोर्ट मिलती थी और वो अपना स्कोर करके मैच फिनिश। ये बाबर आजम के लिए बड़ा बैड लक रहा होगा कि रिजवान भी उस तरह नहीं चल पा रहे थे, उसके बाद साहिबजादा फरहान स्टार्टिंग में आए तो नहीं चल पाए, वो कहीं ना कहीं अड़ना शुरू। अब वो साहिबजादा फरहान की भी फॉर्म बड़ी बेहतर हो गई है और वो बहुत क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाबर को जहाँ सपोर्ट चाहिए वहाँ में जो वन डाउन की पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर आप सारों से आज बात भी करूंगा। मुस्तफा, बाबर आजम कल का मैच बड़ा शानदार, पेशावर जल्मी ऑलमोस्ट वन साइडेड ले गई क्योंकि नजर आ गया था कि वो मुसलसल इतना स्कोर करने की कोशिश में है कि कम से कम 100 रन ऊपर रखें। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। मेरे ख्याल से हसनैन भाई ने सारी बातें समाप्त तो कर ही दी है। बाबर आजम ठीक है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसमें हमें बतौर पाकिस्तानी खुशी होती है कि एक हमारा प्लेयर जो है, जो पहले हम जिसको कहते थे कि किंग है और उसकी परफॉर्मेंस वो किंग वाली नज़र नहीं आती थी, अब बेहतरी हुई है। तो चले इस पे ये क्रिटिक्स तो जहाँ करना चाहिए वहाँ बनता है और जहाँ उनको अप्रिशिएट करना है वहाँ पे हम अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छी डोमेस्टिक इनिंग थी, डोमेस्टिक इनिंग और इंटरनेशनल इनिंग में हमेशा से फ़र्क होना चाहिए। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अभी तक उस तरह की नज़र नहीं आई। हाँ, डोमेस्टिक में आप PSL 1 से PSL 11 तक उठा लें, PSL 1 से 11 तक बाबर कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, हमेशा से आता है। पिछले PSL 10 में भी उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और फिर जब इंटरनेशनल में वापस आया तो वो परफॉर्मेंस जीरो हो गई। अब दोबारा से PSL 11 में सबसे ज़्यादा रन 588 रन जैसे आप बता रहे थे, एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ आई गेस 147, तो ये बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है। और अगर इसको PSL की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं इंटरनेशनल में, जैसे भी हसनैन भी बता रहे थे, तो फिर तो हमें समझ आता है कि चले बाबर आजम द किंग बन सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक का किंग होना और इंटरनेशनल का किंग होना थोड़ा फ़र्क है। विराट कोहली को जहाँ कंपेयर करता है ना, तो वो IPL में से परफॉर्म नहीं करता, वो इंटरनेशनल मैचेस में भी परफॉर्म करता है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी इनिंग खेली है जो हम लाजवाब हो जाते हैं कि यार इसने क्या शॉट्स खेली है, क्या इसने इनिंग खेली है, पाकिस्तान के खिलाफ वन साइडेड मैच जिता देता है। बाबर आजम का भी इंटरनेशनल कैरियर पूरा उठा के देख लें, कोई एक ऐसा मैच हमें ज़्यादा नज़र नहीं, एक आध वो 152 वाला अगर उसको निकाल दें, उसके अलावा कोई एक मैच ऐसा दिखा दें। कर देंगे, 200 भी किया हुआ है बाबर आजम ने, 196 भी किया, थोड़ी ज्यादती कर देंगे आप अगर ऐसे। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मेरे मॉर्निंग शो में आए, मैंने कहा मुस्तफा भाई मुझे लगता है कि आपका कोई जायदाद का मसला है ना। हाँ देखिए, हसनैन ने बता दिया नहीं है, लेकिन नहीं, जायदाद का मसला नहीं। देखिए बिल्कुल मैं ये जरूर कहूँगा, हमारे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वैसे सॉरी मुस्तफा मैं आपकी बात नहीं काट रहा, लेकिन एक चीज़ छोटी सी इसमें ऐड, हमारे लिए ना बाबर आजम का खेलना क्यों ज़रूरी है। आपके पूरे सिस्टम में ना एक सालों बाद हमने सुपरस्टार पैदा किया और हम ये चाहते हैं कि ये जो सुपरस्टार है ना, ये आइडल बने हमारे बच्चों के लिए। ये जो लड़के आ रहे हैं इनका आइडल बने, ताकि हम बाबर आजम के बाद एक बड़ा बाबर आजम पैदा करें। हमने शोएब अख्तर का कोई मुतबादिल नहीं निकाला, हमने वसीम अकरम का कोई मुतबादिल नहीं निकाला डोमेस्टिक से। उसकी बड़ी रीज़न क्या हुई? उसकी बड़ी रीज़न ये थी कि जब वसीम अकरम गया, शोएब अख्तर गया, हमारे पास मोहम्मद आमिर और आसिफ आए, नो डाउट बहुत कमाल थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ ना, एक ऐसा गैप पड़ा, हमने उमर गुल को वाहिद बॉलर मान लिया। अब हमारी मजबूरी थी, फिर हमारे पास बॉलर क्या आते रहे, राना नवीदुल हसन आते रहे, इफ्तिखार आते, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, हमारे पास एक मुतबादिल नहीं तैयार। अब ये बाबर आजम है, साथ समीर मिन्हास है, माज सदाकत है, शामिल हुसैन है, हमारे पास शाहजेब है, अब एक लॉट है जो बाबर आजम को आइडियलाइज कर रही है। मैं थोड़ा सा इस पर आपका व्यू चाहूंगा नूरिश। जी देखिए, अब तकरीबन सारी बातें तो अभी हो गई हैं, लेकिन आप जो बाबर आजम की बात करें ना, बाबर आजम देखें
एक ब्रांड बन चुके हैं, एंड नॉट जस्ट क्रिकेटर्स बल्कि मैं आपको अगर बताऊं, आई वाज देयर एट द स्टेडियम, एंड जिस जिस बंदे से मेरी बात हुई और जिनसे नहीं भी हुई, एवरी सिंगल पर्सन वाज देयर फॉर बाबर आजम। मतलब उनके बल्ले से हल्की सी बॉल निक हो रही थी तो द होल क्राउड वाज अप ऑन हिज फीट। बिल्कुल कौशिक देखा मेंडिस एक हमने। दूसरी एंड पे खड़े हुए थे, हारिस दूसरे एंड पे खड़े हुए थे, वो कोई छक्का चौका मारे, इट वाज रेडियो साइलेंट। लेकिन बाबर के बिल्कुल बल्ले से निक भी हो रही है ना, वो चौका नहीं भी मार रहे। ऐसा शोर था कि पता नहीं, मतलब इट वाज अमेजिंग। मैं शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर सकूं। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्पेशल फैन भी वहां पे आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, वो बाबर आजम बाबर से मिले, आजम ने एक उन्होंने बात पिक्चर बड़ी अच्छी खींची। कही है, इस पर हम सबको बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं कुशाल मेंडिस से भी टिप्स ले रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा बिल्कुल, हूँ मैं कि मैं उसी उनसे पे आ रही चीज़ें थी। सीखूं। बहुत अच्छी बात है, हम तो कहते हैं हर किसी ऐसे से सीखना चाहिए। और जी उसका नूरी। इफेक्ट भी हमने देखा है इरफान भी। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्टेटिस्टिकली भी मेंशन करूँ ना, लास्ट पीएसएल में स्पिन के अगेंस्ट उसका उनका स्ट्राइक रेट अराउंड 123 टू 128 था। और इस पीएसएल अगर आप अभी तक उनका स्ट्राइक रेट देखें अगेंस्ट स्पिन, जिस पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते थे, दैट इज 156। तो ड्रास्टिकली उन्होंने इम्प्रूव किया है। और मतलब एक जो है ना, ड्रामेटिकली सॉरी इम्प्रूव किया है। और कौशल मेंडी से कल भी उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे टिप्स लेता हूँ कि आप किस किस तरह सीखते हैं। और एक और अच्छी बात जो उन्होंने की कल, मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेशर में, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ कि कहाँ का सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है, और मैं रिकॉर्ड्स को नहीं देखता। रिकॉर्ड्स तो मुझे आप लोग बता रहे होते हैं कि बाद में चल के पता चल रहा होता है कि ये रिकॉर्ड टूटे हैं। सो आई जस्ट फोकस ऑन माई परफॉर्मेंस, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड आई थिंक एक हैबिट है। इसके अलावा प्लेयर्स की बात की ना, देखिए आई थिंक मे बी इट्स टू अर्ली टू से, बट दैट इज जस्ट माई ओपिनियन। बाबर आजम की अगर आप ओडीआई के अंदर रिप्लेसमेंट की बात करें तो कामरान गुलाम है। टी20 और बाकी फॉर्मेट की बात करें, टी20 की बात करें स्पेसिफिकली, तो समीर मिनास मुझे ऐसे प्लेयर नजर आए हैं काफी अर्से बाद, जो उस कैलिबर के, उनके अंदर वो पोटेंशियल है। तो इट्स जस्ट कि इट्स ऑल अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटीज। बाबर तो हमारे स्टार हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ हमें चाहिए कि हम और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज दें खेलने के लिए, ताकि उनका भी जो है ना एक पता लग सके कि वो भी अंडर प्रेशर किस तरह से खेलते हैं, इन सिचुएशंस में किस तरह खेलते हैं। बाबर की कल सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बाबर एक तो इनोवेशन भी लेके आ रहे थे, साथ साथ स्टेबिलिटी भी थी, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उनके माइंड में एक चीज थी कि मैंने फिनिश करके टीम के लिए जाना है, थ्रू आउट बैट करना है, और वो चीज हमें नजर आई। फुटवर्क वाज एक्सीलेंट, स्टांस उनका अच्छी बहुत चीज़। बेहतर हुआ, अच्छा बहुत मैं ना, अच्छा। ये जो आप दो हजरात ने बात की, मुश्तबा जो आपने बात की थी, अब मैं उस पर आता हूँ। आपने ये कहा कि जी हमें अभी इंटरनेशनल में इसको रेप्लिकेट करता देखना है, हमने ट्रांसलेट कर। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, स्टीव स्मिथ है, फैफ डु प्लेसिस हुआ करते थे, विराट कोहली का भी, विराट नहीं चल रहा था, आपको पता है कि लंबा अरसा विराट का बल्ला नहीं चला। लेकिन हम विराट की ये नहीं कह सकते थे कि आईपीएल में परफॉर्मेंस हो गई तो अब पता नहीं इंटरनेशनल, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इंटरनेशनल और लीग्स का कोई फ़र्क नहीं होता, उनकी फॉर्म का फ़र्क होता है। बाबर की फॉर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो हसनैन ने की है। मैं समझता हूँ उससे बेहतर कोई बात नहीं है। हमें एक सपोर्ट सिस्टम भी तैयार करना होता है, हमें एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द। अब मिसबा उल हक का क्या रोना था कि मिसबा कहता था भाई मैं टुक टुक इसलिए करता हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरी टीम आउट हो जाती है। ये प्रॉब्लम है ना मुश्तबा साहब। बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, बाबर आजम के साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो बाबर आजम के साथ आप क्या समझते हैं कि फ़खर जमान प्लेयर नहीं है? आप क्या समझते हैं कि यूनुस खान के साथ भी खेला, मिसबा उल हक के साथ भी खेला इन्होंने, तब भी वो रिजवान अच्छा प्लेयर था। ये नहीं कि रिजवान हम कहते हैं कि बहुत बुरा, चले अब ये तो अब सर गलतियां की ना बाबर आजम ने, वो तो ये भी कहते, मैं भी कहता हूँ। देखें जब कैप्टन बने, दोस्ती यारी ग्रुप बना, वो सब गलतियां बाबर आजम ने भुगती हैं, और वो उसने अपने करियर में भुगती हैं, ड्रॉप होकर भुगती हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात और कोई नहीं होती मेरा ख्याल है। मैं अब आपको अगर बड़ा कैटेगोरिकली बताऊँ, हसनैन और आप लोगों तक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, ये जो ग्रुप होता था ना, इससे साइडलाइन होने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बाबर आजम ने लर्निंग की है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं एक चीज़ मुश्तबा भाई और अरसलान भी ऐड करना चाहूँगा। देखिए इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ फ़खर जमान या फिर साहिबजादा फरहान या इवन आप किसी और बल्लेबाज का नाम ले लें। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर बाबर आजम जिस तरह खेलते, बाबर आजम आते तो बाबर आजम पहली 10 गेंदों पे 10 रन बनाएंगे। अगर दूसरे एंड से भी पहली 10 गेंदों पे 10 रन बनेंगे तो मतलब ये है कि आपके 4 ओवर ज़ाया हो गए, आपने 4 ओवर्स में 20 या 24 रन किए। सो हमें दूसरे एंड से ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि छक्के चौके लगाने वाला हो। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न साहिबजादा फरहान का सिंगल डबल ना लेना है। साहिबजादा फरहान जितने भी बड़े बल्लेबाज हों वो बुमराह को छक्के लगाएं, वो बुमराह को चौके लगाएं, लेकिन साहिबजादा फरहान उसी तरह से सिंगल्स पे फंसते हैं जिस तरह से रिजवान फंसते थे। इधर तो साहिबजादा फरहान को सिंगल डबल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अब साहिबजादा के साथ बाबर आजम को आजमा लीजिए,
तो क्योंकि वो बाबर आजम के जो फैंस का गिला है ना, वो यही है जी कि वो तीसरे नंबर के तो प्लेयर हैं ही नहीं, वो ओपनर्स हैं। आप उनको ओपनिंग में यूटिलाइज नहीं करते, उनको तीसरे चौथे पे बेचते हैं और आप उनका सत्यानाश कर रहे हैं, उनके कैरियर का सत्यानाश कर रहे हैं। ये मुस्तफा, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब हमें अच्छा ब्रेक सर, एक ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर वापस आते हैं ब्रेक से और आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफा साहब प्लीज, हसनैन ने जो सवाल छोड़ा था। देखिए अभी हमें आपके सारी बातों से मुझे तो ये मतलब नज़र आता है कि बाबर के साथ एक और प्लेयर चाहिए। बाबर के मतलब होता है ना 11 सर 2 चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए, हमें ना मिडिल ऑर्डर हम बहुत रो रहे हैं। आप सारे यहाँ पे बैठे हैं, हम वनडे में भी रो रहे हैं, हम टेस्ट में भी रो रहे हैं, हम T20 में भी रो रहे हैं। सलमान अली आगा को आपने हर काम करा के देख लिया, कप्तान भी बना के देख लिया, भाई नहीं खेला जा रहा उससे। वो बंदा है जिसको फ्रेंचाइज कैप्टन नहीं बना रही है। चलो रिजवान को तो बना दिया ना फ्रेंचाइज ने, नहीं खेला रिजवान ने अपनी प्रेशर में भी अजीब काम कर दिए, सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन आपको एक मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर चाहिए, जैसा मैं आपको अगर फैक्चुअल बात बनाऊं, हम लोगों ने किया क्या, हमने मास सदाकत को उठा के भी ओपनर कर दिया। हमें समीर मिन्हास काइंड ऑफ प्लेयर चाहिए जो स्ट्राइक भी रोटेट करे, बॉलर को सही जगह पर हिट भी करे, पनिश भी करे और दूसरे खिलाड़ी को समझते हुए अपनी पार्टनरशिप भी बिल्ड करे। अरसलान भी देखें, पाकिस्तान की अगर T20 की टीम देखें ना, इस PSL पूरा उठा लें तो आपके पास नौजवान लड़के हैं, आपके पास समीर है, शामिल हुसैन है, कई ऐसे नौजवान लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं कि अब हमें मौका दिया जाना चाहिए। हमने एशिया कप देख लिया, वर्ल्ड कप देख लिया, बाबर आजम को भी पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया था, पिछला भी वर्ल्ड कप खिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी भी खिला दी, लेकिन वो नाकाम रहे। अब हम दोबारा से कहें कि PSL की बुनियाद पर हम एक दफ़ा फिर से इसको टीम में लाएं, एक और ICC इवेंट हम भुगतें कि बाबर आजम परफॉर्म शायद कर जाए। इस शायद की वजह से हम कई पिछले ICC इवेंट्स हार चुके हैं, तो क्यों ना हम अभी नए जो लड़के हैं, जो समीर मिन्हास जो ओपनिंग पोजीशन पे खेल रहे हैं, अगर दोबारा वही खेलने जा रहे हैं ना, अगर हम दोबारा वही गलती जा रहा है, करेंगे, गाजी गौरी भी जा रहा है, बहुत सारे जी जल्दी से हसनैन। सर मुश्तबा भाई अक्सर जो है ना मेरी बात माइंड कर जाएंगे, मैं इनसे पहले माजत करता हूँ, बड़े आदमी हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। मुश्तबा भाई प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने कहा कि अभी वो हमारी बहन ने भी कहा कि समीर मिन्हास को कौमी टीम में होना चाहिए। समीर मिन्हास को PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर कौमी टीम में होना चाहिए, डोमेस्टिक और बाबर आजम को PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर कौमी टीम में नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अगर समीर मिन्हास को कौमी टीम में लाना है तो आप उसको पहले डोमेस्टिक में भी देखिए, डोमेस्टिक में उसको ग्रिंड कीजिए, साल 1.5-2 साल उसको दीजिए, उसको पता चले कि डोमेस्टिक में क्या हवाएं होती हैं, किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह की डायमंड की विकेट होती है, किस तरह की KRL की विकेट होती है, और किस तरह की कराची के खेला ग्राउंड की विकेट होती है, किस तरह 4 दिन खेला जाता है। आपका प्रॉब्लम मुश्तबा भाई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपका प्रॉब्लम ना बाबर आजम था ना रिजवान था। हमने बाबर आजम के दोस्ती गैंग के हवाले से बात की, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की। आपका प्रॉब्लम आज भी आपकी बॉलिंग है। आप हिस्टोरिकली आपके बॉलर्स आपको मैच जितवाते थे। मुझे वो वक्त भी याद है, 201 रन पे पाकिस्तान आउट हो जाता था। वो 201 रन सईद अजमल, मोहम्मद आमिर, उमर गुल आके डिफेंड किया करते थे। आपके यहाँ थोक के हिसाब से तो शाहीन शाह अफरीदी रन दे देते हैं, थोक के हिसाब से हारिस रऊफ रन दे देते हैं, थोक के हिसाब से शादाब खान रन दे देते हैं। ऊपर से आप करेंगे क्या? और ऊपर से मुश्तबा भाई और असलान भाई, सबसे बुरी बात यह है कि छक्का खाने के बाद स्माइल सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर करते हैं जी, और शाहीन शाह अफरीदी इस तरह स्माइल कर रहा होता है कि जैसे उसको जिंदगी में पहला छक्का लगा। भाई आपका प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग है, आपका प्रॉब्लम कभी भी आपकी बैटिंग नहीं थी। सिर्फ उस वक्त प्रॉब्लम बनी थी जब बाबर आजम रिजवान को कैरी कर रहे थे, जब बाबर आजम ने कहा नहीं मैं तो खुशदिल शाह को ही कैरी करूंगा, नहीं मैं तो फहीम अशरफ को ही कैरी करूंगा, नवाज को ही लेके उस वक्त प्रॉब्लम थी। जब से हसन नवाज लोग आए, जब से सलमान अली आगा आया, सिलेक्शन कमेटी ने कुछ ना कुछ सोच के चीजों को इवॉल्व किया, उस वक्त से हमारी बैटिंग प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम आज भी आपकी बॉलिंग, और ये रहेगी, क्योंकि शाहीन अफरीदी को तो आप निकाल नहीं सकते, हारिस रऊफ को आप निकाल नहीं सकते, लाहौर कलंदर नाराज हो जाएगी, लाहौर कलंदर नाराज हो जाएगी तो आप PSL कैसे करवाएंगे सर? सर इस्लामाबाद भी हो जाएगी अब तो, अगर आपने नसीम को निकाला। बहुत अच्छे, पिंडी, सॉरी स्टैन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बॉलिंग हमारा अभी कोई भी आप बॉलर पूरा PSL उठा ले, आपके पास कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जो हम कहेंगे ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेल सकता है। हारिस रऊफ देख लें, 40-45 रन खाना मामूल है उसका। शाहीन अफरीदी देख लें, वो हमारा ODI का कप्तान है, अगले साल वर्ल्ड कप 23 रन खा गए। देखिए खुशदिल तो चले एक मिसाल है ना, इसके अलावा वर्ल्ड कप देख लें, अजीब बात है। आप वर्ल्ड कप देख लें, आखिरी ओवर में 28 रन, हमें यकीन नहीं आ रहा कि 28 रन तक उसको पढ़ने लगे थे। मैं तो कह रहा था उसको पढ़ जाता था कि एक दफ़ा उसको वाजे हो जाता कि यार वो मैच विनर नहीं है, और मैच विनर नहीं है बिल्कुल भी। आपने उसकी PSL की परफॉर्मेंस देख लें, इंटरनेशनल। अभी बदकिस्मती ये है कि हमारा ODI का कप्तान है और अगले साल वर्ल्ड कप है। अगले साल वर्ल्ड कप के लिए अगर हम 10 ओवर नहीं करवा सकता, 10 ओवर क्या, वो 5 ओवर का बॉलर नहीं, मुझे लगता 4 ओवर के डेथ ओवर में फंस जाते हैं, ये सबसे बड़ा इशू। अब नूरिश हसनैन का ये मेरा भी, मैं इससे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। हमने हमेशा मैचेस बॉलिंग से, हमने क्या, इंडिया को देख लें,
आजकल 200 रन करते हैं, दूसरी टीम भी 200 को पहुंच जाती है। इंडिया भी अपनी बॉलिंग से जीत रहा है, जिसकी अगर हम ट्रेडिशनली देखें बॉलिंग उनका कभी भी हथियार नहीं था। लैंड ऑफ पेसर्स थे हमारे, पेसर्स ने डेड विकेट पे, श्रीलंका जैसी डेड विकेट पे वसीम अकरम ने वहां पर हैट्रिक्स की हैं। तो हम अपनी बॉलिंग से हमेशा जीता करते। इधर हमने प्रीमियर फास्ट बॉलर्स रखे हैं, शाहीन है, ये सब, इन सबसे बेहतर तो मोहम्मद अली बॉलिंग कर गया पीएसएल पे डेड पिचेस पे। देखिए बिल्कुल सही कहा, हमारी बॉलिंग हमारा जो है ना सबसे बड़ी वीकनेस रही है बैटिंग से ज्यादा, और स्पेशली फॉर अ कंट्री जो दैट हैज बीन लॉन्ग नोन एज द लैंड ऑफ पेसर्स। तो इट्स ऑनेस्टली अपॉलिंग कि कितना गंदा हमारा डाउन ग्रेड आया। उसके अलावा मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह से चेंजेस हुए हैं, तो हम तो मॉडर्न डे क्रिकेट से पहले बहुत एक्सपेंसिव थे, तो यहाँ तो फिर और ज्यादा हमें जो है ना एक डाउनग्रेड मिला है। इसके अलावा देखिए, आपने मोहम्मद अली की बात की, आई थिंक हुनैन शाह भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है इस बहुत PSL बेहतर से। बॉलिंग कर रहे हैं। आई डू एग्री विद द फैक्ट कि शाह ब्रदर्स तीनों जो है ना इंजरी प्रोन है, और उसके लिए आई थिंक उनको थोड़ा सा अपना कंपोजर देखने की जरूरत है बॉलिंग करते टाइम, और इसके अलावा थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस आई थिंक देखने की जरूरत है। अदर देन दैट हुनैन शाह भी हमारे पास बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। देखिए प्रोस्पेक्ट्स तो हमारे पास बहुत है, लेकिन यूटिलाइज हम उन्हें नहीं करते। हम लेके चले जाते हैं टूर्नामेंट्स में, बट उन्हें मौका नहीं देते। और ये जब से ये हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर्स का एक पूरा मैं कहूंगी एरा आया है ना, तब से आई थिंक काफी डाउनफॉल आया है। लेकिन मजे मैं की बात honestly आपको इसके other बताऊं side- नूरिश, हमने आज तक ये सीगा जो है ना प्रीमियम फास्ट बॉलर, ये वकार वसीम जैसे लेजेंड के लिए नहीं सुना था वो तो किसी। शाहीन ने खुद कहा ना। हाँ, मैं वही ना, किसी कमेंटेटर से Exactly. नहीं सुना था। मैं आपको बताऊं, अहमद दानियाल कमाल का बॉलर है और डेथ ओवर का माहिर है, इवन बेटर जमान बेटर है डेथ ओवर के लिए। फिर आपके पास अली रजा बहुत अच्छा, बासित बहुत नजर रखने की जरूरत है बासित पे। और बॉलर की यही एज होती है, 18 19 20 साल आप उसको खिला दें। बैटर को आप शायद रगड़ा दे सकते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन बॉलर के लिए जरूरी है तो खिला दें आप। हमारे यहाँ मौका ही नहीं, यहाँ खुर्रम शहजाद को नहीं खुर्रम मौका शहजाद, मैं मिला। यही कह रहा था, आप किस तरह उसको भूल रहे हैं। नहीं, मैं नाम खुर्रम शहजाद राज आज पापी। भी शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर T20 क्रिकेट में परफॉर्म कर यार, सकता even है। टेस्ट का भी अच्छा उसकी बॉलर वो है। टेस्ट का तो है ही अच्छा बॉलर। उसकी वजह यह है कि उसने पिछले 10 साल पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। और ढेरों और विकेट शाहीन शाह अफरीदी आज भी 20 ओवर्स नहीं करवा सकते फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। जी नूरिश, जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए प्रोस्पेक्ट्स हमारे पास बहुत है। आसिफ अफरीदी इतना बड़ा नाम है, उनको कितनी देर में हमने जाके डेब्यू कराया, जब वो ऑलमोस्ट जो है वो रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हाँ हैं। बेचारा तो 13 ये सीजन खेल चुका देखिए डोमेस्टिक के। इट्स लिटरली पिरामिड, इट्स लिटरली अ पिरामिड। तो हम लोग टॉप तक तो पहुंचने के बहुत दूर की बात है, पहले हम अपना बॉटम तो ठीक कर लें। मतलब फंडामेंटल इश्यूज है, और हम सबसे पहले जो बिल्कुल टॉप होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से चीजें अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। और दूसरी बात, एक चीज जो मुझे और आई थिंक मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी वो ये कि टेक्निकली साउंड बॉलर्स हमारे पास बहुत कम है। जब तक हमारे पास टेक्निकली साउंड बॉलर्स नहीं आएंगे ना, मेरा एक बहुत इस पर बोल्ड ओपिनियन है कि मॉडर्न डे क्रिकेट आपसे डिमांड, मॉडर्न डे क्रिकेट में ना पेस से ज्यादा टेक्निक मैटर करती है, पेस से ज्यादा आपके स्किल्स मैटर करते हैं। जितने स्किलफुल आप बॉलर होगे, टेक्निकल बॉलर होगे, आई थिंक वो पेस को कहीं ना कहीं कवर कर लेता है। चेंज ऑफ पेस अगर आप जानते हो कि किस तरीके से राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, अपनी रिलीज पॉइंट्स को आप सही से प्रॉपर करना जानते हो, रिस्ट मूवमेंट आपकी अच्छी है, और जिस तरीके से स्किट करती है बॉल वो आप करना जानते हो, तो आई थिंक ये सब पेस के ऊपर भारी होता है। स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट आपसे डिमांड करती है। लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक हमें एक कॉकटेल ऑफ बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं, एक वीकनेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ये रही है कि अबरार और उस्मान तारिक के मिलिट्री स्पिन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर पेसर नहीं था, और सिर्फ इस छोटी सी चीज की वजह से उनका आप पूरा टीम का देखें स्ट्रक्चर कितना बुरा तबाह हो गया। और यही सेम हमारे पास जो इशू है वो पाकिस्तानी टीम में, स्पिनर्स हमारे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट, हम मौका भी दे रहे हैं उस्मान तारिक की फॉर्म में, अबरार अहमद की फॉर्म में, बट हमारे पास कोई प्रॉपर पेसर्स नहीं है उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तीस द टू गो हैंड इन हैंड, इस तरह से दोनों चीजें चलती हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि एक तरफ आप हैवी करके दूसरी तरफ आप बस ऐसे चलाने के लिए काम ले जाएंगे, तो इस तरह नहीं होती हैं चीजें। और अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर मैं आपको बताऊं, हमने शाहीन को भी ओवरलोड किए हैं, हमने हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ का तो एक किस्सा ही दूसरा है,
बट शाहीन अफरीदी की अगर मैं बात करूँ, हमने उन्हें ओवरलोड किया है। हमने पिछले 5 साल में जो उनकी 2 दफा इंजरीज हुई है, उसके बावजूद उनका जबरदस्ती कम बैक कराया गया। इट्स नॉट लाइक हमारे पास बॉलर्स की कमी है, बॉलर्स काफी वैसे सारे हैं उनका हमारे पास, जबरदस्ती हमने मौके कमबैक नहीं नहीं दिए हुआ, उन्हें। उन्होंने खुद ही अपना मैं comeback मैं आपको एक बात बताऊं जी। कि शाहीन अफरीदी को किसी ने ज़बरदस्ती तो मैं यही कमबैक कह नहीं रहा करवाया हूं, था। उन्होंने खुद ही अपने आप को मैं एक करवाया था। पाकिस्तान के साबिक कोच का इंटरव्यू लेने गया तो उन्होंने कहा यार लाइट चली गई है, तो मैंने कहा लाइट चली गई, मुझे कोई अंदर की खबर बता दें। तो उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद वापस आए, तो मैंने उनको कहा यार कि ज़रा प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको 2 बजे दिन को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाबर आजम और रिजवान के साथ शाम 5 बजे आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। सो जब आपके एटीट्यूड लेवल ये हो ना कि आप अपनी प्रैक्टिस का टाइम भी खुद डिसाइड करें, आप अपनी वापसी का टाइम भी खुद डिसाइड करें, कब आपने टीम में वापस आना है। किसी ने, शाहीन शाह अफरीदी इतने बड़ा सुपरस्टार है कि उसको तो कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मैच खेलने जाओ, तो आप उसको किस तरह से कह सकते कि हमने उसको मैच खिलाया। उस वक्त भी जो 2021-22 की आप बात कर रही हैं, बाबर आजम के कहने पे शाहीन शाह अफरीदी खुद आए थे। शाहीन शाह अफरीदी को किसी ने नहीं कहा था कि तो आप आओ, ये खुद गैंग था, गैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर को कह दे, क्योंकि वो तो अपने आप को कुल कायनात समझते हैं। मुश्तबा साहब, सर मैं मुश्तबा, इस पे कहना इसमें चाहूंगी, मुश्तबा का कमेंट बड़ा जरूरी होगा। मुश्तबा देखिए, साहब 2025 और 26 जो है ना, मेरे ख्याल से, या 24 भी कह लें, ये दमादों का साल मैं कहूँगा। देखिए T20 में दमाद आपने लगाना है, अभी जैसे बातें चल रही है शादाब खान को, वनडे में आपने लगा दिया, मैंने 2 साल पहले कहा था। हाँ, वनडे का लगा दिया आपने शाहीन अफरीदी को, टेस्ट में भी कोई दमाद तीसरा ढूंढना है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आपने दमादों की टीम बनानी है तो फिर यही हाल होना है। शाहीन की बिल्कुल हसनैन भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ कि एटीट्यूड लेवल 100%, परफॉर्मेंस 0%। परफॉर्मेंस जब आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की बुनियाद पर, अगर आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप कहें कि मैं प्रीमियर बॉलर हूँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरनेशनल मैचेस में उसको कहना चाहिए प्रीमियर। हाँ, PSL हो तो कहे मैं PSL का प्रीमियर फास्ट वो भी नहीं रहा कुछ दिन नहीं, में, अब वो तो वो खत्म भी नहीं कर रहा ना। दिया। खैर, इस साल तो वो भी वाजे हो गया कि वो किस तरह का बॉलर Very है। देखिए, अब हर कोई खुशदिल शाह जिसने पाकिस्तान के लिए 10 साल खेला, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उसने आगे शाहीन शाह अफरीदी को छक्के लगा दिए, 23 रन बना दिए एक ओवर में। फिर जो वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था जिसमें श्रीलंका 28 रन डिफेंड करने थे, उसमें शाहीन, तो अब चीज़ें उसके सामने वाज़ेह हो चुकी हैं। अब उसको खुद थोड़ा सा होता है ना इंसान में एक वो, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि थोड़ा सा वो होना चाहिए, ग्रेस कोई शर्म होनी होनी चाहिए, चाहिए, कोई कोई शर्म हया होनी होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए कि खुद से देख ले कि चीज़ें किधर जा रही हैं। अब खुद से थोड़ा रेस्ट ले ले। रेस्ट लेने वाला तुम्हारा कल्चर काम ही ही नहीं नहीं है ना, है, यहाँ कल्चर पे ही नहीं। culture रिजवान नहीं देखिए 10 मैच में फ्लॉप हुआ है, ना कप्तानी छोड़ी, ना ओपनिंग पोजीशन छोड़ी है। हाँ, Culture उल्टा नहीं है हमारे हैदराबाद पास। को नॉन डिजर्विंग टीम भी कह नॉन गए। डिजर्विंग टीम भी, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देखें कि मैच हार गया, आप अपने पे बात करो कि आप क्यों नहीं हारे हो, आप कह रहे हो कि दूसरी टीम डिजर्व नहीं करती। भाई, आप तो PSL खेलने के डिजर्व नहीं करते, आपको किसने कह दी कप्तान बना दिया? अच्छा, वैसे चले आपने रावलपिंडीज की बात कर ही दी है, हसनैन क्या वजह है भाई, ये इतने बड़े बड़े ब्रेन, राशिद भाई जैसे ब्रेन जो बाहर बैठ के पूरी दुनिया को क्रिकेट कॉपी पे सिखाते हैं, इंजमामुल हक साहब अपने व्लॉग्स में पूरी दुनिया को क्रिकेट बताते हैं, बड़े बड़े नाम आपका कौमी टीम के बैटिंग कोच वहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी लॉट बैठी हुई है, जितने खिलाड़ी अंदर हैं उतने कोच बाहर हैं। वो हुआ क्या इस टीम के साथ? सर, वो हुआ ये कि दिहाड़ी लगाने वालों ने अपनी दिहाड़ी लगा दी और वो बेचारों की टीम डूब गई और उन्होंने एक मैच जीता है, वो भी आखिर में ना, वो क्या कहते थे, उस गोल्डन बेल को रिटेन करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, चाहे राशिद लतीफ़ साहब हूँ, इंजमामुल हक साहब हूँ, आपके जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सर ओल्ड स्टाइल के क्रिकेटर्स हो चुके हैं। इनमें वो ये ना उस तरह से टीम बना सकते, ना उस तरह से टैलेंट को नरिश कर सकते, ना उसको डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ मीडिया में बैठ के फ़लाँ प्लेयर बुरा है, फ़लाँ प्लेयर अच्छा है, फ़लाँ प्लेयर ये कर रहा है, वो जो सतही लेवल की बातें ये वो कर सकते हैं। दुनिया इसी वजह से बहुत आगे चली गई है कि दुनिया का जो एक्स क्रिकेटर है वो ज़्यादातर टीवी पे नहीं बैठता, वो टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं, वो ग्राउंड में काम करते हैं, वो अपनी एकेडमीज में काम करते हैं, वो अंडर 19 के लेवल पे काम करते हैं, अंडर 23 के लेवल पे काम करते हैं, कौमी टीम के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिए ना, आपने इतना बड़ी बात कर दी अरसलान साहब कि राशिद लतीफ़ साहब टीवी पे बैठ के क्या करते हैं, इंजमामुल हक साहब टीवी पे बैठ के क्या करते हैं, और उनकी टीम 8 मुकाबले हार गई और वो उस हवाले से कुछ भी नहीं है। वो क्या कहते होते हैं ना, दिहाड़ी लगी हुई है, बस उन्होंने दिहाड़ी लगाई है एक डेढ़ महीने की, अब पूरा साल बैठ के खाएंगे और ऊपर से देखें कि अगले साल फिर आ जाएंगे। कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक बन के, ऑपरेशन बन के आएगा, कोई उस टीम का डायरेक्टर GM बन के आएगा, पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं रखे में, और टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मुस्तफा, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं, राशिद लतीफ़ साहब यार, राशिद लतीफ़ साहब क्या कर रहे हैं? मतलब आप राशिद लतीफ़ साहब से तो पूछ सकते हैं ना कि यार आप पूरा दिन हमें लेक्चर देते रहते हैं, बाबर आजम ने ये कर दिया, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने ये कर दिया, तो हम सोचते थे यार कि इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। एक फ्रेंचाइज की टीम वो नहीं चला सके तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके क्या हिसाब किताब चलाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात मैं भी सोच रहा था कि यार 9 मैचेस आप हारते हो 10 में से, यार कोई बांग्लादेश की टीम डाले तो वो भी 4 मैच जीत जाती है उसमें,
पिंडीज की टीम जितने बड़े उसके नाम थे, जितना बड़ा हाइप क्रिएट किया था, डेरल मिचेल जैसा प्लेयर वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाया। देखिए ये सारा होता है कि आपकी टीम की सिलेक्शन कैसे हो रही है, किस बुनियाद पे हो रही है, कप्तान आपका कैसा है। और अच्छा वैसे मैं बताऊं, ठीक है चले, टीम जो गई थी अंदर, अगर टीम को लड़वाने वाला कप्तान, लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान का बहुत अजीब गुजरा है रिजवान का, इस सीजन में रिजवान तो मुझे इन कलर दिखाई ही नहीं दिए बतौर कप्तान। खिलाड़ी तो चलो नहीं दिखाई दी, बतौर कप्तान भी नहीं दिखाई दिए। नहीं देखिए पूरा 19-20 मैच हो गए पिछले सीज़न को, इस सीज़न को मिला लें तो खालमन 1 के 2 मैच जीता है वो पिछले। तो मसला टीम में नहीं है, मसला रिजवान में आया, कहीं ना कहीं कप्तानी में आया, उसकी एटीट्यूड में आया, उसकी बैटिंग में आया। 2023 में ना रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था इंडिया में कि जी जो कौमी टीम के लिए नहीं खेलता, जो अपने लिए खेलता है, अल्लाह ताला उसको जलील करता है, और उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर सके। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। देखिए ये बात तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने लिए कही थी और वो बिल्कुल अब दुरुस्त साबित हो मैं तो रही है। उनका जुमला रिपीट ब्रेक 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 पे जाना है, बहुत तल्ख हो गई ये बातें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे जरा अब बात करेंगे उस मैच की जो आज होने जा रहा है। इस मैच में जो जीतेगा वो एक बार फिर इस्लामाबाद को फेस करेगा। इस्लामाबाद के पास अभी भी चांस है। इस्लामाबाद ने जो गलतियां की थी वो क्या थी, और आज के मैच में दोनों टीमों का पलड़ा कैसा होगा, कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के चांसेस हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। तो फिर खुश आमदीद कहेंगे जी, आज के मैच पे बात करेंगे। पहले जरा नूरिश, हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान होंगी आमने सामने, मुझे बताएं किसका पलड़ा भारी देख रही हैं, किस बुनियाद पे देख रही हैं? देखिए आई थिंक हैदराबाद इज, आई एम गोना गो विद हैदराबाद, क्योंकि ये वही टीम है कि जिसने इस पीएसएल का सबसे लोएस्ट टारगेट रजिस्टर करके फिर बड़े ग्रैंड कमबैक किया है। मुल्तान मुझे इसमें पता है 2-3 चीजें हो रही हैं। देखें अगर हम थोड़ा सा पेस अटैक को दोनों को कंपेयर करें ना टीम्स की, तो आई थिंक के जो लाहौर की कंडीशंस है ना, वो ऑटोमेटिकली इस तरह की होती हैं कि आप को विंड की तरफ से सपोर्ट होती है। सो इफ यू जस्ट यूज विंड एज दी 12th फील्डर ना, काइंड ऑफ, अगर मैं इसको इस तरफ पुट अप करूं, तो उस एतबार में, उस स्किल में आई थिंक हैदराबाद के पेसर्स रियली टेक द लीड एज कम्पेयर टू मुल्तान, जिनके जो है ना, हम अगर पीटर सिटिल की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं, इवन दो ही इंटेंड्स टू डू वेल, बट वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। इसके अलावा अगर मैं रॉ रिएक्शन रेट की बात करूं दोनों टीम्स के फील्डर्स की, तो हैदराबाद क्लियरली विंस इन दैट एज वेल। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं, कुछ अगर मैं इन नटशेल इसको समराइज करूं, तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं बेसिक, मतलब प्रोमिनेंट के, जिनकी वजह से मैं हैदराबाद को आज का, और फिर ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस लबुशेन दोनों फॉर्म में है, तो या ठीक हो गया। मुस्तफा, मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद होंगे आमने सामने। देखें बिल्कुल मैं भी हैदराबाद से एग्री करूंगा। जिस तरह का कमबैक था, मैं कहता हूँ कि 4 मैच हारने के बाद बहुत मुश्किल होता है कोई भी टीम इस तरह का कमबैक करे कि वो टॉप 4 में जगह बना ले। और जिस तरह आखिरी मैच उन्होंने जीता ना, जब उनको नेट रन रेट पे भी जीतना था, 85 रन T20 में मैच जीतना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने माइंडसेट उनका चेक करें कि उन्होंने इतना ज़्यादा एग्रेसिव खेली कि 10 ओवर में 120 रन 30 रन कर लिए, और फिर अगले 10 ओवर में 120 रन होल्ड किए। और उसकी जो एक नहीं कुछ 6-7 उनके मैच विनर्स हैं। आप किसकी, हसान खान जो अभी हमारा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, कितने उसके मैचेस देख लें, उसने जिस तरह आके इंटेंट दिखाई है कि पहली बॉल से उसने आके खेलना शुरू कर दिया। फिर उसके उनके बाकी बैट्समैन देखे तो हर बैट्समैन खुद बहुत अच्छा स्कोर, मैक्सवेल राइट टाइमली स्कोर कर गया, हर उनका हर बैट्समैन मैं कहता हूं मैच विनर है। उनका बॉलिंग तो चले है ही अच्छी ना, तो आप साइम अयूब को बतौर बैट्समैन नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं वो बॉलर है? नहीं, साइम अयूब तो मेरे ख्याल से ना बॉलर है ना बैट्समैन है, उसको तो जबरदस्ती को ऑलराउंडर बना दिया गया है। और अब वो पीएसएल में वाज़ेह भी हो रहा है कि किस तरह का ऑलराउंडर है, उससे बॉलिंग भी विकेटें भी नहीं ली जा रही। अब उसको जैसे वो कहते हैं ना, उस्मान तारिक एक्सपोज हो गया था, अभी ये भी एक्सपोज हो गई, करता क्या है। तो अब उसकी बैटिंग चल नहीं रही। मेरे ख्याल से अगर अच्छा होगा कि अगर साइम अयूब की जगह हम शर्जील खान की तरफ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह की उनकी बैटिंग है और फिर शर्जील खान का जो स्टांस है, जो स्टैंड लेते हैं वो ओपनिंग में आके जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, अगर वो पावर प्ले का इस्तेमाल कर गए तो मेरे ख्याल से 220-230 रन दोबारा बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और ओवरऑल देखे नीचे मैक्सवेल आ गया और फिर कुशाल परेरा बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, तो ओवरऑल उनकी टीम देखे तो बहुत बैलेंस टीम है। उस्मान खान बड़ा स्कोर कर रहे हैं ना, उस्मान खान देखे पीएसएल के किंग है वो। मैं कहता हूँ ना, वो हफीज ने बड़ी अच्छी बात की थी कि फिर सिटी बजेगी और ये जो सितारे हमारे फिर से जगमगाएंगे, जैसे बाबर हो गया, उस्मान खान जो इंटरनेशनल मैचेस में फ्लॉप रहते हैं। तो उस्मान खान की अब अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें तो नो डाउट पीएसएल की परफॉर्मेंस तो पहले भी बड़ी अच्छी थी, 3-4 सेंचुरी पहले लगाई, फिर इस दफा भी लगा दी, फिर अभी पिछले मैच में भी 50 लगा दी। तो बैटिंग उनकी बड़ी अच्छी नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये होता है कि मैं भी उन पर बड़ा नाकिद हूँ उस्मान खान का, कि वो वादे का प्लेयर है और वादे पे खेल रहे हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसे मैचेस थे इसी में पीएसएल में, हाँ, जो क्रूशियल मैचेस थे जहाँ पे जीतना चाहिए था
वहाँ उसने जितवाए हैं वो मैं matches। आपको बताऊं कि उस्मान खान में एक तब्दीली आपने देखी होगी। उस्मान आपको बड़ा स्लिम स्मार्ट लग रहा है, जी हाँ, उस्मान इस कीपिंग तरह का बड़ी नहीं था। इंप्रूव हुई है। उसकी वजह यह है कि उस्मान खान जब कौमी टीम से ड्रॉप हुए थे और अल्टीमेटली उन्होंने हमारे सुपरस्टार्स की तरह दुबई जाके या फिर आगे जाके अपनी छुट्टियां ज़ाया नहीं की थी। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया और यही वजह है कि इंडिया के खिलाफ मैच में देख लीजिए, एक दो मैचेस और भी देख लीजिए कि उस्मान वाइड प्लेयर थे जिन्होंने 40-50 हाँ, के स्कोर करीब हो गए, किया। 40-42-43 इसके करीब गए। बाकी आपके प्लेयर्स तो 20-25 रन बनाते रहे। और जहाँ तक बात यह है कि जो हैदराबाद की बात है, उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है साइम अयूब और मास सदाकत। दोनों नहीं कर दोनों रहे से बड़ी इसको। तवक्कुआत थी। अनफॉर्चुनेटली ना मास सदाकत वहाँ पे डिलीवर कर सके और ना ही साइम अयूब डिलीवर कर सके। और साइम अयूब अगर आज खेलते हैं और वो परफॉर्म नहीं करते तो मेरी बात याद रखिएगा कि शायद अगले साल 12 करोड़ तो क्या 2 करोड़ में भी उनको ना पिक किया जाए। और ये बात ठीक है। अच्छा चले, मैं ज़रा इस पर आता हूँ, मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ क्या है हसनैन? देखिए, मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आशिन टर्नर। उनके बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन हैं और मैंने एक दो लोगों से ये पूछा भी जो कि अभी वापस घर आ चुके हैं, उनकी टीम्स हार चुकी हैं। उन्होंने भी बताया कि मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी कैलकुलेटेड चल रही है और बड़ी, जिस तरह से इस्लामाबाद की टीम है ना, डाटा ड्रिवन चलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह गौर खुद हैं क्योंकि उन्होंने क्रिकेट भी क्रिकेटर खेली है, सही है बात। और बड़ी नपी तुली क्रिकेट खेली। आप देखिए ना, इमरान रंधावा, आई लास्ट सीन हिम इन 2022 इन PSL। फिर उसके बाद मैं एक फ्रेंचाइज में डायरेक्टर कम्युनिकेशन था, वहाँ पे इमरान रंधावा को हमने खिलाया। उसके बाद इमरान रंधावा इस PSL में हमें नजर आया और वो एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी खेल रहे हैं और इम्पैक्टफुल बॉलिंग भी कर रहे हैं। और So बहुत अच्छा, उसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। उनके जितने भी बॉलिंग्स है ना, वो उस तरह से थिक है जिस तरह से हमारी बहन बात कर रही थी ना कि हैदराबाद में हुनैन परफॉर्म करें, लेकिन एक मैच है जिसमें हुनैन को स्टीव स्मिथ ने एक ही ओवर में उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। 83 पे वो खेल रहे थे और वो 105 या 6 पे उनका स्कोर पहुंचा था। सो गुड और बैड डेज आते रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पीटर सीडल हो गए, इमरान रंधावा हो गया, फिर ऊपर से आप स्टीव स्मिथ को देख लीजिए, क्या परफॉर्म को कर देख रहा है लीजिए, एस्टन टर्नर खुद उनको देख लीजिए, शान मसूद, मतलब द इम्पैक्ट शान मसूद प्लेड इन दिस PSL विद स्ट्राइक रेट, सबसे अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है। सो आई थिंक सो मुल्तान सुल्तान को हराना कोई मतलब इतना आसान काम नहीं होगा। एक क्रैकर मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अगर मैक्सवेल और उस्मान खान चल गए, अगर ना चले तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, क्योंकि देखिए लबिशान अपनी उसके कैपेसिटी के impact मुताबिक नहीं हाँ create कर इम्पैक्ट सकते। नहीं क्रिएट करे, वो कैपेसिटी के मैं एक बात मुताबिक। यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। जी जी, मैं बस क्विकली एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हसन खान भी बहुत अच्छी फॉर्म है। वो उनको जब भी मौका मिला है, उन्होंने कैमियो जब भी अपना किया है, बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने आके स्टेप अप किया है। तो आई थिंक डेप्थ वाइज उनकी बैटिंग भी हैदराबाद की काफी, अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो मुल्तान में आई थिंक कुछ ही प्लेयर्स हैं जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं, बट हैदराबाद की स्टार्ट से लेके एंड तक थ्रू आउट जब वो बैटिंग करते हैं तो मुझे एटलीस्ट कराची लेग में तो मैंने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी देखी है। बैड डेज भी हैं, गुड डेज भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जेसन गिलेस्पी का जिस तरह का उनका पूरा माइंड सेट है, वो जिस तरह से उन्हें लेके चल रहे हैं। सो ये आई थिंक दोनों टीम्स का एक तगड़ा मुकाबला होगा। अच्छा, मैं अगर मुश्तबा एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली, अभी चूंकि मैच है, हम अगर दोनों टीमों के स्ट्रेंथ पे बात करें ना तो एक चीज़ बहुत डिफरेंट होगी। मुल्तान सुल्तान शुरू से डोमिनेट कर रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, कॉम्बिनेशन सेट हो गया था। मुझे लगता है उनकी फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं वो बहुत सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को बेहतर मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप भी लिया, जो पुराने ऑनर थे अली तरीन, उनको भी बुला रखा है आज के मैच में कि जी आप भी आए। बड़ी अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दी, एक अच्छा जेस्चर है। अब वो अली तरीन रिस्पेक्ट लें ना लें वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट दी। दूसरा, हैदराबाद ना 4 मैच हार के बॉटम से उठी थी, तो ये जो रिजिलियंट होती है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी टीम में। और उन्होंने कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट करके ट्राई किए हैं, वो स्टिक नहीं किया उन्होंने कि जी हम अगर इसको 12.5 करोड़ का ले लिया तो ये अब ओपनर ही जाएगा। उन्होंने वन डाउन भी करा दिया, खुद लबिशान ओपनर भी आ गए। उस्मान का उन्होंने ओपनर भेजा नहीं, चला चौथा भेजा, उन्होंने चौथा हिलाया नहीं। एक मैच में इरफान नियाजी खड़ा रहा हसन के साथ और वो मैच भी वो जीते। इरफान ने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन उसमें कम से कम दूसरे स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ था। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, पूरा इनका सीज़न देख लेना हैदराबाद का, तो कोई ना कोई आपको मैच विनर बीच में से निकलता है। कभी हसन होता है, कभी मैक्सवेल होता है, कभी परेरा, कभी ऊपर से आ जाता है। लेकिन
मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो आज पहला मैच जो था वो लोकल कप्तानों का था, आज जो है फॉरेन कप्तानों का। आज मैच है टर्नर वर्सेस लबश शाइन का। तो ये माइंडसेट की गेम है ना। देखिए पूरा टूर्नामेंट आप उठा के देख लें तो पाकिस्तानी टीम के जितने भी कप्तान, हमारे जो पाकिस्तानी कप्तान हैं उनकी कप्तानी देख लें, और आप दूसरी तरफ कप्तानी देखें लबश शाइन जो कि नॉर्मली एक टेस्ट प्लेयर का कंसिडर किए जाते हैं, T20 के उस तरह के प्लेयर कंसिडर नहीं किए जाते। फिर टर्नर जो दुनिया में अपना नाम बनवा चुके हैं, आज उनकी कप्तानी का अंदाज़ा हो जाएगा दोनों कप्तानों का। देखिए दोनों टीमें ऑन द पेपर, जैसे हसनैन भाई कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी टीम है मुल्तान की, नो डाउट बड़ी बैलेंस टीम है ऑन द पेपर। दोनों टीमों में ये मुवाजना करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है कि कौन सी जीतेगी। हाँ फेवरेट ज़रूर है, मैं कहूँगा हैदराबाद को। मेरी ख्वाहिश यही हो कि हैदराबाद आगे जाके इस्लामाबाद से दोबारा टकराए, क्योंकि देखा जाए तो हैदराबाद की जो मेहनत है PSL मतलब मेरा यही बात है कि यार बॉटम से उठी टीम और एक ऐसी जगह से जहां हमें Motivational तो team है रावलपिंडी मेरे और ख्याल ये तो नीचे ही रह जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल चेंज किया। पर सर ये बताएं जी, जल्दी जल्दी एंड टाइम है, हसनैन क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहली टीम खेलती है तो? आई थिंक लाहौर की वही ट्रेडिशनली विकेट हुई तो आपको 200 के आसपास स्कोर नजर आएगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 200 के 200 करीब प्लस करीब जो है वो yes, सेफ yes, है, yes. क्योंकि अब तो चेज हो रहा हाँ है। डेफिनेटली, अब तो T20 में पाकिस्तान सुपर लीग में भी 200 रन आप बना दें तो आपको खतरा ही होता है कि कहीं चेज ना हो जाए। सही बात है। नूरिश क्या एक्सपेक्ट कर रही है स्कोर? सेम अराउंड 210-20 तक। ये सेफ स्कोर होगा दोनों की बॉलिंग Yes. लाइनअप देखते हुए? Yes, I think it would be a safe score. बॉलिंग लाइनअप भी दोनों की अच्छी है, दोनों का फाइटिंग स्पिरिट भी है। जल्दी से मुस्तफा साहब क्या स्कोर हो सकता है? हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करता तो 220 प्लस पे वो मैच विनिंग हो सकता है, और अगर मुल्तान करता तो मेरे ख्याल से 220 पे उनको करना चाहिए कम से कम, क्योंकि हैदराबाद की जिस तरह की बैटिंग है वो 220 भी चेस। वाह, बहुत शुक्रिया सैन लिया के, थैंक यू सो मच। मुस्तफा हसन बहुत शुक्रिया, नूरिश खान आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।